हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के बीपीएससी टीआरई 2 के मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे जो 9th-10th में पूछे गए थे। पूरे पेपर को मैं डिस्कस करूंगा, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a/b² 2x-3 इज इक्वल टू b/a⁴ तो x का मान क्या होगा। a/b का पावर 2x-3 इज इक्वल टू b/a का पावर x-3। इस क्वेश्चन में देखिए, बेस जो है a/b और के पावर 2x-3 है, और इक्वल के उधर देखिए, बराबर के उधर तो b/a है। तो कंपेयर करने के लिए बेस को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, a/b वैसा ही रहने देते हैं, और राइट साइड में जो b/a है उसको हम लोग a/b के फॉर्मेट में लिखते हैं। ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा पावर में, और x-3। नाउ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2x-3 इज इक्वल टू -x-3, और ये हो जाएगा आपका 2x-3 इज इक्वल टू -x+3। यहाँ से इधर 2x है, -x है, इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2x + x 3x हो जाएगा, और -3 है उस साइड जा कर के ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि x की जो वैल्यू होगी 6/3, यानी कि ये 2 बार में कटेगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिली हमें x = 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि x - 1/x की वैल्यू 2 है तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, ये x - 1/x = 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। तो ये मिलेगा आपके पास x² a - b का होल स्क्वायर प्लस x² -2 × x × 1/x = राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा आपके पास x² + 1/x² -2 = 4। यहाँ से x² + 1/x² -2 है उस साइड जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 4 और 2 6 हो जाएगा। बट हमें वैल्यू चाहिए x⁴ + 1/x⁴। हमें मिला x² + 1/x²। तो फिर अगेन हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। तो दोनों साइड फिर से स्क्वायर करेंगे तो आपके पास मिलेगा x, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ प्लस a + b का होल स्क्वायर इंटू x² इंटू 1/x² = 36। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। ये x² कैंसिल हो गया। ये मिलेगा आपके पास x4 1/x⁴ और +2 = 36। तो यहाँ से हमने देखा कि x⁴ + 1/x⁴ = 34। तो ये हमारा इधर +2 था, उधर जाएगा तो क्या होगा, 36 - 2 34। तो ये ऑप्शन देखते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई हमारा राइट ऑप्शन होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 27 टू द पावर 1/3 प्लस 243 टू द पावर 1/5। तो 27 के पावर हमारे पास है 1/3 प्लस 243 का पावर है 1/5। तो 27 को आप कैसे लिख सकते हैं? 27 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 का पावर 1/3 प्लस 243 को 3 टू द पावर 5 आप लिख सकते हैं पावर 1/5। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, ये बच गया क्या आपके पास 3 प्लस 3 यानी कि 3 + 3 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछे गए हैं। 9th का मैथ सोल्व कर रहा हूँ, 9th और 10th। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x² + 5x + 6 और x² + 4x + 4 का लघुत्तम समवर्तक निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है x² + 5x + c इसका फैक्टर बनाएंगे। तो ये फैक्टर होगा हमारे पास x + 2 इंटू x + 3। ठीक है। अगला है x² + 4x + 4, ये होगा x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि दोनों में आपके पास एलसीएम निकालने के बाद दोनों नंबर से या 2 या 3 जो भी है उस नंबर से क्या होना चाहिए, पूरी डिवाइड हो जाना चाहिए। तो उसके फैक्टर ही इसमें मौजूद होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और x + 3। ये देखिए x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 जो नंबर है वी क्या होगा, इन दोनों से ही डिविजिबल होगा। किससे? इससे और इससे। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो कौन सा होगा, यहाँ पर आप देखिए x + 2 इंटू x + 3 x + 2 इंटू x + 2, ये x + 2 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग क्या होगा। चलिए ठीक है। तो देखिए n इंटू n + 1/2 जो होता है ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का सम, 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से प्लस n, और ये जो होता है स्क्वायर का सम होता है प्राकृतिक संख्या का। दूसरा फॉर्मूला n का स्क्वायर, और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वह घनों का योग होता है। n का क्यूब। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपसे फार्मूला क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या आपको फार्मूला पता है कि नहीं। तो ये n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। 75 क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई, एक खंभा दिया हुआ है भाई, चलिए एक खंभा दिया हुआ है, मान लिया कि ये खंभा है, ठीक है। ये आपके पास ये खंभा है ए बी कोई खंभा है जिसका लेंथ h है, हाइट मतलब h है। इसकी छाया की मैं बात करूँ, ये छाया है, इसको आप इससे मिला दीजिए।
एच तो कह रहा है कि यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की दुगनी है, तो खंभा की लंबाई तो एच है, तो ये क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर मान लिया इससे इस पे लाइट आ रहा है, तो इसका छाया बन रहा है कौन सा 2h, इसका छाया बन रहा है। तो यहाँ पर आइए, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से देखें तो tan थीटा आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा h/2h, यानी कि h से h कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2। अब बोल रहा है कि 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ऑप्शन से चलिए, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan अगला में है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और नेक्स्ट है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3। आपको ट्रिकोमेट्री के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ए बी और सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं वो, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2, तो 1/2 थीटा के लिए किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे पास उपयुक्त में से कोई नहीं, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका ट्रिकोमेट्री से रिलेटेड है। तो साइन 3000 डिग्री का मान पता करना है। जब इस तरह से हो आपके पास जो 360 से ऊपर हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसको 360 से डिवाइड करिए। 360 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 × 48, 8, 8 × 24 और 4 28, 0, 10 में 60 जाएगा 2, 9 में 60 जाएगा 1, 120। यानी कि आप जो है ध्यान से देखें तो हमें साइन 3000 डिग्री की वैल्यू पता करना है। साइन 3000 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन 8 × 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है कि 360 डिग्रीज होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मुड़ पड़ता है। ट्रिकोमेट्री में आप पढ़ेंगे, उसमें अगर कुछ एंगल ऐड होता है तो ये एक्यूट एंगल की तरह ट्रीट करता है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 120 डिग्री हो जाएगा। साइन 120 डिग्री की वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री या 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री होगी। साइन 60 डिग्री जो होगा उसकी वैल्यू होती है √3/2। ये आपको मैं ट्रिकोमेट्री में डिटेल्स पढ़ाऊँगा, ट्रिकोमेट्री का मैं जब क्लासेस लूँगा तो आपका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछे गए हैं मैथ के लिए 9th 10th का। अगला क्वेश्चन, माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच अनुभविक संबंधों को परिभाषित करें। ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लिया, और इसकी जो फार्मूला होता है ये होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 आपको इसमें से दे करके तीसरा पूछ सकता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तीन निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि 3 सिक्कों को फेंका जा रहा है, 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है,
एक साथ उछाला जा रहा है तो क्या होगा। मान लिया कि ये है, ये है और ये है, ये 3 सिक्के हैं हमारे पास। सिक्कों पर क्या होता है, हेड और टेल होता है, हेड और टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, मान लिए कि हमने पहला बार सिक्का को उछाला, ठीक है, तो ऐसा आ सकता है कि हेड हेड हेड, ऐसा हो सकता है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। और क्या हो सकता है, टेल हेड टेल, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हो सकता है फाइनली टेल टेल। तो ये 3 सिक्कों को उछालने पर ये सारी सिचुएशंस हो सकते हैं आपके पास, हेड हेड हो, हेड हेड टेल हो, टेल हेड हो टेल। तो यहाँ से आप देखिए ये टोटल जो चीज़ें आए इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैम्पल स्पेस। तो NS जो हो गया NS, और टोटल कितना हो गया 8। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप देखें ये भी हेड है, एक कम से कम का मतलब होता है कि उतना तो होना चाहिए, उसके आगे भी हो सकता है। तो 3 तो हो सकता है क्योंकि 3 सिक्का है तो 3 ही हो सकता है। तो कम से कम हेड जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6, एक 7 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम NH से बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट्स की बात करते हैं। तो ये 7 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एटलीस्ट हेड आने की क्या होगी, एटलीस्ट 1, यानी कि 7/8। तो ये प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल्स बताएंगे। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 बल्लों और 18 गेंद दो की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या होगी। चलिए ठीक है, तो गेंद की बात कर रहे हैं। 5 बल्ला, बल्ला को B से डिनोट कर लेते हैं और गेंद को हम गेंद G से कर लेते हैं। 18 गेंद की कीमत कितनी है, 6500, 6500। तो 2 बल्ले प्लस 20 गेंद की कीमत 4200 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गए। अब आते हैं हम लोग एक बल्ला और एक गेंद की कीमत। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या होगी, तो इसको आप कर दीजिए, इसको हटाते हैं, बल्ला वाले बी वाले पार्ट को हम हटाने की कोशिश करते हैं, ये वाला। तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करें, तभी तो ये कटेगा। यहाँ पर आप देखना ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा 18 दूनी का 36 जी, और ये 5 दूनी का 10, ये 100 जी। और राइट साइड में आप देखें तो ये हो जाएगा 65 दूनी 130, उस पर 2 शून्य माइनस ये 210
पर 2 शून्य। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हो जाएगा 64 जी माइनस में, और ये हो जाएगा 21 में से 13, 7 1 8, 8 पर 3 शून्य माइनस 8000। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के फॉर्मेट में होगा। तो जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8064। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 8, और ये कितने बार में कैंसिल होगा 125। तो एक गेंद की कीमत जो होगी वह 125 रुपया होगा। अब जब इसकी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो आपके पास निकल जाएगा, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फिर भी चेक कर लेंगे आप। तो ये 125 और 850, ये ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो होगा आंसर ई होगा। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 के मैथ 9th 10th में पूछे गए हैं, उसी से लिया है। अगला क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। वस्तु को खरीदना, खरीदने वाले को कहते हैं हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य जो है सीपी हमारा वो कितना है 615 रुपये। विक्रय मूल्य जिस पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेल प्राइस, एसपी। ये कितना दे रखा है 820। देखिए 615 में खरीदा गया और 820 रुपये में बेच दिया गया, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इसको बोलते हैं लाभ, लाभ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 820 माइनस 615, 10 में से 5 गया, 5 गया 0, और 8 में से 6 जाएगा 2, 205 रुपया क्या उसका प्रॉफिट हुआ। बट हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट का प्रतिशत चाहिए। तो प्रॉफिट प्रतिशत जो होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, वह जो होता है वह होता है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ इनटू 100, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लाभ या हानि परसेंटेज जो होता है वह हमेशा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट हो गया 205 रुपया और इनटू 100, एंड कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस है 615 रुपया, 615 रुपया। ये 205 3 बार में कैंसिल होगा, यानी कि 100/3। तो देखते हैं ये कितना होगा, ये लगभग होता है 33.3%। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 33.33%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो 11-12 में पढ़े जाते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, इसका एक क्लास लूँगा मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें मैं डिटेल्स बताऊँगा आपको कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? चलिए
एटीएम का जो पिन होता है वह 4 डिजिट का होता है, ठीक है। एटीएम का तो पहला जो 2 डिजिट है, पहला 2 डिजिट जो है 3 से लेकर के 8 तक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ या तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये। तो आप देखिए कौन सा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो पहला डिजिट है वो कितने तरीके से फिल हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये कितने 6 तरीके से हो सकते हैं। देखिए 6, तो ये 6 वे से हो सकता है। अगला जो है इसी नंबर में से हो सकता है, लेकिन इसने ये बोल नहीं रखा है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो हम मान के चलेंगे कि रिपीटिशन होगा, तो ये भी कितने तरीके से हो सकता है। अगर ये 3 फील हो चुका है, अगर ये मान लेते हैं कि ये 3 नंबर फील हो चुका है, 3 नंबर फील हो चुका है, ठीक है, 3 नंबर फील हो चुका है आपका, तो अगेन 3 हमारा हो सकता है। इसमें अगर 3 हमने फील कर दिया तो भी इसमें 3 फील हो सकता है। तो फिर ये क्या होगा, 6 तरीके से ही हो सकता है, ये 6 तरीके से ही हो सकता है। तो अगला नंबर भी 6 तरीके से हो सकता है। अब अगले की मैं बात करूं तो कितने तरीके से हो सकते हैं, तो आइए। और चौथा अंक 0 या 9 हो सकता है। चौथा अंक जो है 0, 9 ये वाला, तो ये कितने तरीके से फिल होगा, ये 2 वे से हो सकता है, 0 या 9। चौथा जो होगा हमारे पास ये 0 हो सकता है और 9 ये हो सकता है, ठीक है। तो एक ही अंक तो कोई फील हुआ होगा, तो अभी भी 0 या 9 आपके पास रह गया होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये 2 भी हो सकता है, ये 0, 1 भी हो सकता है ये वैल्यू। तब ये वाले थर्ड पोजीशन को कैसे आप फील करेंगे, तो यहाँ से आप देखिए कि 6, 6 तो हो ही गया होगा, 6, 6, और ये तो 2 ही वगैरह से 2 ही से हो सकता है। अब इसमें जो वैल्यू थर्ड पोजीशन की मैं बात करूँ तो ये कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी कौन सा हो सकता है, ये 10 के 10 लेटर तरीके से रेपिटेशन तो अलाउ हो सकता है ना, इसने बोला नहीं है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये 10 हो सकता है। तो अपने पास टोटल वे जो होगा इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6, 36, 36 72 इंटू 10 यानी कि 720। तो ये हो जाएगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपके पास पीएनसी का अच्छा नॉलेज होगा तभी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं बाद में भी आपको मैं बताऊंगा पीएनसी का डिटेल्स में। तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये 4 डिजिट जो एटीएम जो होता है उसके पासवर्ड कितने तरीके हो सकते हैं, 4 डिजिट का होता है जनरली। तो इसमें बोला है कि उसने कि 3 से लेकर के 8, तो 3 से लेकर के 8 वाले जो नंबर होंगे वे क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5 फिल हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तरीके से ये फिल हो सकता है। अगला डिजिट सेकेंड वाले में भी क्या होगा, 3 से लेकर के 8 तक ही फुल कर सकते हैं। और इसने ऐसा नहीं कहा है कि अगर मान लीजिए कि ये 3 है तो यहाँ पर भी तो 3 रिपीटेशन हो सकता है ना, तो ये भी अगला भी 6 तरीके से हो सकता है। अब लास्ट डिजिट की बात कर रहा है तो वो बोल रहा है कि 0 और 9, 0 और 9 यानी 2 तरीके से फिल कर सकते हैं आप, यही एक तरीका है। अब थर्ड जो पोजीशन है इसमें तो आप कोई भी भर सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो सकते हैं, 9, तो सॉरी 10, तो 10 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यानी कि ये सारी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 2 यानी कि 720। यानी एटीएम का जो है हैकर जो होगा हमारे पास वे क्या कर सकता है, 720 तरीके से हैक कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए ये एक त्रिभुज है हमारा,
ठीक है, ए बी सी, इसका 2 मान लिया कि ये 9 और ये 8 ये लेंथ है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी। मानते हैं कि ये भुजा कुछ होगा AC, AC हमें नहीं पता है, इसका क्षेत्रफल हमें पता है, एरिया हमें पता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप AC को कुछ मान लीजिए और एक हीरोज़ फार्मूला होता है उससे आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ठीक है। अगर मैंने माना कि ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा। इसको आप AD, पूरा क्या है 8 है, पूरा लेंथ कितना है 8 है, तो ये x होगा तो 8 माइनस x हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसका एरिया दे रखा है उसने, इसका एरिया दे रखा है, मान लिया कि हाइट h है, तो यहाँ से लिखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट, यानी h इंटू बेस, बेस तो 8 ही है, ये दे रखा है आपको ये, तो यहाँ से हो गया 4 और ये 4 को 3 बार में, तो h की जो वैल्यू हो गई हमारे पास, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 3√5 हो जाएगा। तो h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए 90 डिग्री है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 81 माइनस 3 का 9 और 9 पचे 45 का रूट, यानी कि 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3, 36, दैट इज़ 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 हो गई, तो DC की वैल्यू कितनी होगी, DC की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 6 दैट इज़ 2। DC की वैल्यू 2 आ गई तो हम पता कर सकते हैं, और h की वैल्यू पता है तो AC की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। यानी थर्ड साइड क्या होगा, AC इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3√5 जो हाइट दे रखा है का होल स्क्वायर दिस, यानी कि 4 प्लस 9 और 45, ये 45 दैट इज़ ये हो जाएगा 45 और 4 49, ये आ जाएगा आपका 7। तो 7 जो भी है यूनिटी में लिखा हुआ है तो 7 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, तो ये 7 सेंटीमीटर, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे 50 संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को लिए पहले थोड़ा सा हम चीज़ों को बताते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 नंबर है, x1 x2 x3 या x4, 4 ही नंबर मान लिया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास प्रत्येक संख्या में से 53, मान लिया कि प्रत्येक में से x घटाया गया, x घटाया गया, x2 में से भी x घटाया गया,
x3 में से भी x घटाया गया और x4 में से भी x घटाया गया और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य मान लिया कि y है। तो जो ये संख्या आया हमारे पास, ये जो संख्या आया, इसकी बात करूं मैं, ये इसका माध्य जो दे रखा है हमारे पास, वे मान लेते हैं कि y है। तो यहाँ से आप देखिए इसका जो माध्य है x माइनस x प्लस x2 माइनस x प्लस x3 माइनस x प्लस x4 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 और इसका मान लेते हैं कि y माध्य है, नया वाला माध्य। ठीक है, तो हमें चाहिए यहाँ से आप देखें तो ये मिलेगा क्या, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू y। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये क्या है, ओरिजिनल माध्य है। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल माध्य है आपके पास, ये जो आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल माध्य। तो ये मिलेगा हमारे पास y प्लस x, यानी कि y जो है हमारे पास पहले से है और 53 प्रतीक में जो वेट खो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू माध्य हो जाएगा। दैट मीन्स इसका क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये सिंपली एक प्रकार का ट्रिक्स आ गया, 53 प्लस माइनस 3.5, ये तो ये आपके पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 49.5। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये एक 4 नंबर लेकर के हमने इसको क्या किया, एक फॉर्मूला ही हमने क्रिएट कर दिया, जो दिया हुआ माध्य है और जो नंबर है उनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास 49.5 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र का वर्षों में बताइए। तो दो भाई ये 4:3 यानी कि 4 जो होगा, 4 अनुपात जो दिख रहा है वो क्या होगा, बड़ा भाई क्या होगा। तो बड़ा भाई का उम्र, बड़ा भाई का उम्र क्या होगा, अनुपात का x गुना मान लिया हमने। छोटे भाई का क्या होगा, इससे छोटा भाई का उम्र तो ये 3x हो जाएगा, 3x। अब क्या दे रखा है आपको, दोनों भाइयों का डिफरेंस, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो दे रखा है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है 4x माइनस 3x। बड़ा भाई में से छोटा भाई के उम्र को घटाएंगे तो ये क्या होगा, 6 वर्ष बड़ा है बड़ा भाई। तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों भाइयों को उम्र, तो x तो यहाँ पर रख देंगे तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और यहाँ पर 6 का 18, 24 और 18 ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका 1 - 1/2 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इस तरह से चल रहा है। और फाइनली 1 - 1/n
तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1/2, ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2/3, ये क्या होगा, 1 में से 1/4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और ये हो जाएगा n-1/n। तो ये देखें आप, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा और इस तरह से इधर ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, फर्स्ट का ऊपर वाला पार्ट और लास्ट का डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यानी 1/n, 1/n। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 1/n कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूलों -1 और 4 वाले द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण निकालना है आपका, द्विघात समीकरण क्या होगा। तो मूल्य जो होता है हमारे पास, जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, वे दे रखा है आपके पास। मान लिए अल्फ़ा की वैल्यू -1 एंड बीटा दूसरा मूल्य 4 दे रखा है। फॉर्मूले में हमको सम ऑफ द रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का सम। तो ये हो जाएगा -1 + 4 = 3 एंड उसका प्रोडक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण जो होता है, अगर मूल दिया रहे द्विघात समीकरण, अगर आपको मूल पता रहे तब इसकी फार्मूला थी x² माइनस मूलों का जोड़ सम, यानी कि मूलों का गुना, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों तो पता है हमें, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3x, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3x, और ये हो जाएगा -4, और ये सॉरी यहाँ पर 0 होता है, 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, द फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हों तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये प्रोबेबिलिटी का सिंबल है। तो ये सेट थ्योरी का है, सेट थ्योरी हम डिटेल्स आपका लेंगे छोटा सा टॉपिक से, तो उसमें आप एक या दो क्लासेस में ख़त्म किया जा सकता है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप याद रखें, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की परिधि, एक बेलन दिया हुआ है, उसके आधार की परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। चलिए ठीक है, बेलन कैसा होता है, ये बेलन है। ठीक है, ये बेलन है अपना।
इसका दे रखा है आपके पास क्या, आधार की परिमिति, ये दे रखा है नीचे वाला पार्ट का आधार का परिमिति। तो ये होता है एक प्रकार का क्या होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है। तो 2πr इसकी दे रखी है वैल्यू 44। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r इजकल टू 44, 22 दूनी 44, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमारी। r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू हमारा हो गया 7। r की वैल्यू हमें मालूम है और इसकी ऊंचाई हाइट पता है 22। तो बेलन का क्या पूछ रहा है आपसे, बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन, आयतन आयतन बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है πr²h। ये होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अनुसार ये हो जाएगा पाई, यानी कि 22/7। आर का मतलब कितना आ गया 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा 484 इंटू 7, यानी कि 728 की 8, 8 7 56 और 2 58 और 728 और ये 33 33 88। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं, बट सीधा सीधा क्वेश्चन होता है जो आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है, कट जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 24 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है इसकी, लंबे किसी घनाभ का लंबाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है ब्रेथ 14 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी दे रखा है, हाइट ये दे रखा है 7.5। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है, होता है 2 होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये तो इसकी वैल्यू आप रख लीजिए 2, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा लेंथ कितना है 24 इंटू 14 ब्रेथ प्लस 14 इंटू हाइट 7.5 प्लस 7.5 इंटू लेंथ यानी कि 24। इसको आप सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, को गुना भागा आना चाहिए क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 1242 आ रहा है, 1242। तो ये हो जाएगा आंसर 1242, सी द राइट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है 5 भागा 1/6 भागा 1/10 भागा 1/18। चलिए तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है। तो आप जब इसको लिखते हैं तो 10 भागा 1/18, तो ये आपके पास होगा, जब इसको मल्टीप्लाई में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 180। तो इसकी जो वैल्यू है वे क्या है, 180। अब देखते हैं नेक्स्ट में आपके पास है 6 भागा, और ये 1/, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 180, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 180, तो यहाँ पर 180 रख दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास जो भी आए ये लिखा जाएगा। अब ये पूरी की वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू हो गई 6 इंटू 180 ये। अब यहाँ पर आप रखते हैं तो ये आपके पास मिलेगा 5 भागा 1/6 इंटू 180। अब ये आप लिखोगे 5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 180, 6 पच्चे 30 इंटू 180, 18 तियाँ 54 पर 2 शून्य, ये हो जाएगा 5400 आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा होगा, तो ए द राइट आंसर, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बीच में पूछे जाएंगे और ये आसान होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा। ये हमारे पास एक वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है अंदर में, ठीक है। आइए इसका रेडियस हम आर से डिनोट करते हैं और इसका हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आपके पास दे रखा है आंतरिक परिधि, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि मतलब अंदर वाला 2πr, आंतरिक परिधि तो यही है 440 ये। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर 440, तो ये हो गया कैंसिल 10 बार में, तो आर की वैल्यू हो गई 70, यहाँ से 7 इंटू 10, तो आर स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 70। कैपिटल आर हमें पता नहीं है। उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई मतलब कि कैपिटल आर माइनस आर, ये दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। तो बाह्य वृत्त का व्यास हमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले आर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 14 प्लस आर, दैट इज आर की वैल्यू जो होगी 14 प्लस स्मॉल आर तो 70 है 70, तो आर जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 84। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बाह्य वृत्त का व्यास, बाह्य वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बाहर वाले वृत्त का बड़े का, तो ये हो जाएगा 2r, तो 2r होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 84 यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 168, तो ए ऑप्शन ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात, कोई त्रिभुज दे रखा है 3 4 5, अगर 3 4 5 के फॉर्मेट में है तो ये त्रिभुज जो होगा ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। ये ठीक है, तो ये दे रखा है 3, ये 4x और ये कितना 5x होगा, तभी ऐसा बनेगा। आइए यदि उनकी परिधि कहने का मतलब क्या हुआ कि इनका चारों ये, तो ये 3x प्लस
4x प्लस 5x, ये दे रखा है 144। ठीक है भाई, 4 3 7 5 12x इक्वल टू 144। तो यहाँ से 12 में कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। x की वैल्यू 12 हो चुकी है, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि कितना कितना इसका साइड है। तो इसका क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो समकोण वाला होता है 1/2 इंटू कर्ण को छोड़ करके दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट 3x इंटू 4x। तो ये 2 बार में तो जाएगा 3 दूनी का 6 एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू हमें पता है दैट इज 6 इंटू 144, यानी 6 चौका 24 की 4, 6 चौका 24 2 26, 6 कम 6 2 8, 864 आना चाहिए। तो देखते हैं 864, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त है, ठीक है, और एक वर्ग भी है। ये दोनों का क्या है? क्षेत्रफल समान है। दोनों का क्षेत्रफल समान है। ये क्षेत्रफल अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल हैं। दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। आइए, अगर इसका रेडियस r हो, इसका रेडियस क्या हो? r हो, और इसका साइड a हो, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर, और इसका कितना होगा? a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि वर्ग की भुजा का वृत्त के त्रिज्या के अनुपात क्या होगा? तो ये दोनों दे रखा है इक्वल, यानी कि पाई r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ से पहले क्या दे रखा है आपके पास? ये देखिए, वृत्त वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा a, तो उधर आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1/पाई। और यहाँ से हमने देखा कि r/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/पाई, और r/a ये आपके पास हो जाएगा 1/पाई का रूट। बट हमको क्या चाहिए? ऊपर में वर्ग का साइड, वर्ग का भुजा, और नीचे में वृत्त का त्रिज्या। तो ये हो जाएगा दिस। तो ये अपने पास √π/1 ये आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? √π/1, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तांबे की तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। एक तांबे की तार को समबाहु त्रिभुज, जिसके सब साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल इतना है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसी को मान लेते हैं कि वृत्त के रूप में बना दें, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि सारे साइड्स बराबर होते हैं। ये सारे साइड्स बराबर हो गए। मान लिया कि इसका रेडियस r हुआ होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमिति होगा वही जो होगा वृत्त का परिमिति होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होगा? 3a,
और ब्रीथ का परिमिति क्या होगा 2πr। तो ये तो इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हमें पता चल जाए तो मेरा काम निकल जाए। तो एरिया तो दे रखा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर इजकल टू 121√3। तो यहाँ से हमने देखा कि ये √3 से √3 कैंसिल, और ए होगा जो ए स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 121 इंटू 4 और यहाँ से ए इजकल टू 121 गुने 4 का रूट। तो ए जो होगा यहाँ से आपके पास 11 इंटू 2, यानी कि ए जो होगा हमारा ए की वैल्यू हो गई 11 दूनी 22। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 3 इंटू ए की वैल्यू हो गई है 22, ये हो गया 2, पाई की वैल्यू 22/7 और ये r। तो यहाँ से हो गया 22 से 22 कैंसिल, और r जो होगा यहाँ से 21/2 से डिवाइड। आपको गुना भागा आना चाहिए, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए। तो r की वैल्यू पता चल चुकी। अब r की वैल्यू मालूम हो चुकी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ से हमने देखा पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर की वैल्यू 21/2, 21/2, 17 का 21, 3 बार में। तो ये आपके पास हो गया कितना 22 गुने 21 तिहाई 63/2। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 11 से भी कैंसिल हो जाएगा, 11 से। तो आप देखेंगे इसमें कितना आ जाएगा 630 और प्लस 63, यानी कि 3 6 3 9 693। देखते हैं एक मिनट, एक 2 इसमें छूट गया, 1 2 छूट गया। छः 693 1 2 छूट गया था, तो इससे डिवाइड होगा बाई 2 जो भी है आपके पास। तो ये आपके पास आएगा 346.5, 346.5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए कहाँ गया, सी द राइट आंसर। तरीका यही है, हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारा, और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं अगले वीडियो में, जो कि 9th 10th क्लास के क्वेश्चन थे। चलिए, और आगे भी क्वेश्चंस हैं हमारा, ये सारी चीज़ें ठीक है। यदि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है, तो जहाँ x है। चलिए ठीक है, कोई समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण मान लिया कि ये है। ठीक है, मान लिया कि D1 एक विकर्ण है इसका,
एंड D2 इसका विकर्ण है दूसरा। D1 इज ग्रेटर देन D2, ठीक है। चलिए, तो D1 जो है, D1 इज इक्वल टू D2 का 80% है, D2 का 80% है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया D1 अपॉन D2 इजकल टू 80/100। ये आप कंसिडर नहीं कीजिए, कन्फ्यूज कर जाएंगे तो आप, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये कैंसिल हुआ, ये 0 से 0 4 5, तो ये रेशियो मिल गया हमारे पास कि D1 अपॉन D2 इजकल टू 4/5। तो D1 रेशियो D2 4:5। तो एक विकर्ण हमारा D1 हो गया 4x एंड मान लेते हैं कि D2 हो गया 5x। यहाँ से अब आते हैं, बोल रहे हैं क्या, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज क्या दे रखा है, हाँ, समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ विकर्ण, ये, और ये क्या दे रखा है आपको, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है, बड़े विकर्ण के x गुना है, यानी कि D2 का x का स्क्वायर का दिस, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा D2, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू D1 बटा में D2, और ये हो गया हमारे पास 1/2 D1 बटा में D2 जो है 4/5 है, ये 2 बार में, यानी कि 2/5। तो ये x की वैल्यू मिल गई 2/5। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आयत है। ये जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसके अंदर वृत्त बनाना है। तो वृत्त कैसे बना होगा, यही होगा ये। तो ये जो हमारे पास होगा ये इस तरह से तो नहीं हो सकता है, तो ये हमारे क्या जो हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ, ये हमारा डायमीटर का काम करेगा, ये डायमीटर का काम करेगा, ठीक है। तो ये डायमीटर का काम करेगा, यानी कि आर आर, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 8। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2 दैट इज 4। ये 4 बार में कैंसिल हुआ। तो एरिया कितना हो जाएगा वृत्त का, पाई r स्क्वायर, यानी पाई r की वैल्यू 4 स्क्वायर, यानी कि 16 पाई हमारा आंसर होगा।
यदि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंद को पिघला करके एक बड़ी गेंद बनाई गई तो बड़ी गेंद की त्रिज्या है, व्यास है 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास जो है हमारे पास वो क्या है 4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा, उसका आधा। ठीक है, गेंद की बात हो रही है तो गेंद है तो 4/3 पाई पिघला करके उसका आयतन कितना होगा r3। और ये कितने गेंद हैं 8 हैं, और इसको मिला करके एक बड़ा गेंद बनाया जा रहा है तो उसके आयतन के बराबर होगा बड़े गेंद के। मान लिया कि उसका रेडियस r है, कैपिटल R। तो यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो r जो होगा कैपिटल R3 इक्वल टू ये 8r3 होगा। तो यहाँ से देखें हम R3 इक्वल टू, तो ये लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r, यानी कि 2 इंटू r की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो बी इज़ द राइट आंसर।